हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी ना हम लोग जनरल फिजियोलॉजी का यूनिट करेंगे। ये ना सबसे पहला वाला यूनिट है गाइटन हॉल का। ओके, तो इसमें इस यूनिट में बेसिकली कुछ सब चैप्टर्स हैं। तो जो सबसे पहला वाला सब चैप्टर है दैट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरा चैप्टर होगा सेल एंड इट्स फंक्शंस, तीसरा चैप्टर होगा जेनेटिक्स, और चौथा चैप्टर होगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और फिफ्थ चैप्टर होगा बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, और सिक्स्थ चैप्टर होगा ICF एंड ECF विच मीन्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, and then seventh chapter will be resting membrane potential. So without wasting our time, let's get started with our first chapter, the target of today. The first chapter, as the name says, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये ना फर्स्ट चैप्टर है गाइटन हॉल का। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ इंट्रो वाली चीज़ें दी गई है, लाइक व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। ये फिजियोलॉजी क्या है, ये एक साइंस है जो कि एक्सप्लेन करेगा फिज़िकल और केमिकल मैकेनिज़म्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन, दैट मीन्स लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है एंड किस प्रकार डेवलप हो रहा है एक ह्यूमन बींग, लाइक फ्रॉम द मंकी वी आर गेटिंग डेवलप्ड टू सम चिंपैंजीज, ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है ना। सो हाउ इज़ दैट हैपनिंग, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म्स बिहाइंड इट, okay, and how the life is being progressed due to like so many things, the life is getting progressed, like so many systems that are working due to all those things that are happening। उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा फिजियोलॉजी। सो समराइजिंग, फिजियोलॉजी इज़ द साइंस दैट विल बी सीकिंग टू एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। एंड देन ईच ऑर्गेनिज्म का जो है कुछ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। तो इसी बेसिस पर फिजियोलॉजी को और सब डिविजन्स है उसके, ठीक है, लाइक वायरल फिजियोलॉजी फॉर द वायरसेस, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी फॉर द बैक्टीरिया, सेलुलर फिजियोलॉजी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells, okay, and plant physiology is for plants particularly, and invertebrate physiology is for invertebrates, and vertebrate physiology is for vertebrates, and human physiology is for we human beings, okay, और कई सारे ब्रांचेस है तो एक्सेट्रा, ठीक है। देन अभी डेफिनेशन बताई है उन लोगों ने, लाइक व्हाट डज ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्चुअली मीन टू, ओके। इसका मतलब क्या होता है, ये एक साइंस है जो कि अटेम्प्ट करेगी टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो कि उसे लिविंग बीइंग बनाती है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक a human being a living person, okay, उसे समझाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। जो भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन चीज़ों की और जो भी मैकेनिज्म्स होंगी ना उसको सब समझाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली इन दिस चैप्टर इज सेल्स आर लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी। ये तो हम लाइक 11th 12th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिक लिविंग यूनिट क्या होता है बॉडी का, सेल्स होते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हर एक ऑर्गन भी जो है वो एग्रीगेट है कई सारे सेल्स का जो कि एक साथ हेल्ड होंगे विद इंटरसेलुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, जंक्शंस बोलते हैं, राइट। लाइक देयर आर 3 टाइप ऑफ जंक्शंस वी लर्नड ऑलरेडी, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस एंड अधेरिंग जंक्शंस। तो वही बता रहा है कि ऑर्गन्स आर बेसिकली एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो हर एक टाइप ऑफ सेल जो होता है उसका एक या कुछ फंक्शंस होता है जो कि पर्टिकुलर होते हैं उसी सेल का, ठीक है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं RBCs का। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ RBCs? सो RBCs आर लाइक 25 ट्रिलियंस होते हैं लाइक एक ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ऑन एवरेज, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ RBCs? वो ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू दैट ऑफ टिश्यूज़, ओके। और
बाकी के जो 75 ट्रिलियन सेल्स है वो क्या करेंगे, वो करेंगे फंक्शंस दैट आर अदर देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, जो कि आरबीसी का फंक्शन है. ओके, सो द नेक्स्ट पेज. मेनी सेल्स ऑफ द बॉडी जो है एक दूसरे से डिफर करेंगे बिसाइड्स हैविंग सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एक दूसरे से डिफ़र भी करेंगे और साथ ही में उनके पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि कॉमन होंगी. जैसे कि सारे सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे विथ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के साथ, और दे विल बी यील्डिंग एनर्जी टू अस. ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी भी सेल्स है उनके पास एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की. ठीक है, और वो अपने ओन टाइप ऑफ सेल बना सकता है. जब पर्टिकुलरली कोई सेल डैमेज हो जाता है तब दिस प्रोसेस गेट्स एक्टिवेटेड. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज इंटरनल एनवायरनमेंट. क्यों, नाम तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बट स्टिल वी आर कॉलिंग इट एज इंटरनल एनवायरनमेंट. व्हाई? सो विल बी सेइंग नाउ इन दिस टॉपिक नाउ. ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ फ्लूइड. बेसिकली फ्लूइड में क्या होता है, वाटर होगा मैक्सिमम में, और उस वाटर के साथ कुछ आयंस और अदर सब्सटेंसेस भी होंगे. मोस्ट ऑफ द फ्लूइड जो है बॉडी का दैट इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड. दैट मीन्स अगर आप कंसिडर करो 3 पार्ट्स है फ्लूइड का, तो 2/3 हिस्सा जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का ही होगा. ठीक है, और 1/3 विल बी फॉर ECF. ओके, स्पेसेस दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स. और ये जो ECF है ना, ये हमें इट्स इन कांस्टेंट मोशन. दैट मीन्स हमेशा यहाँ से वहाँ फिरते रह रहा है. ठीक है, बॉडी के अक्रॉस. ठीक है, और ये रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, और ये सर्कुलेटिंग इन ब्लड एंड मिक्सड बिटवीन, ये ब्लड में सर्कुलेट होते रह रहा है और ये मिक्स हो रहा है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच, टिश्यू फ्लूइड्स के बीच में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, वी लर्नड ऑलरेडी व्हाट इज डिफ्यूजन फ्रॉम आवर बेसिक्स. व्हाट इज डिफ्यूजन? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस without any expenditure of energy across across anything. ठीक है, then what is ECF containing? ECF will contain ions and nutrients जो कि नीडेड होगी एक सेल को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए. और ECF जो है वो एक सेम एनवायरनमेंट है जिसमें सारे सेल्स प्रेजेंट है. तो इसी वजह से जो ऊपर के 2 रीजन्स है, ECF contains ions and nutrients which are needed for cells to maintain life, first reason. और the second reason, all cells live in same environment, that is ECF. इन दोनों रीजन्स की वजह से इसे हम बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, या फिर इसको हम मिला इंटीरियर भी बोलेंगे. इसको क्लॉड बर्नैड ने टर्म किया था. यूजुअली दिस इज asked as MCQ, not in NEET PG of course, but यूनिवर्सिटी में थोड़े फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें पूछेंगे कि मिलाव इंटीरियर का क्या मतलब होता है और उसे किसने टर्म किया था. सो यू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सो सेल्स क्या है? सेल्स आर केपेबल ऑफ लिविंग. दे कैन लिव ऑफ कोर्स and they can perform special functions. ये स्पेशल फंक्शंस कब परफॉर्म करेंगे? जब उन्हें खाना पानी सब मिल रहा है. व्हाट इज़ देयर खाना पानी? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, डिफरेंट आयंस, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो भी होंगे वो उनका खाना पानी है. ओके, और ये सब का भी दे नीड प्रॉपर कंसंट्रेशन में चाहिए उनको. ठीक है, और ये सारी चीज़ें उनको प्रेजेंट रहना इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट. सो
Cells are capable of living and performing special functions only when proper concentration of oxygen, glucose, and different ions, amino acids, and fatty acids and other constituents are available in internal environment. So the next thing is, what is the difference between ECF and ICF? So first difference, we already know that कि abundantly तो ICF present है. That means 2 out of 3, right? 2/3. And 1/3 is ECF. Okay. Like, what does ECF contain? ECF contain large amounts of sodium. You remember this thing, I'll say it later. Sodium, chloride, bicarbonate ions, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं ECF के अंदर. Whereas in the ICF, it mainly contains potassium, magnesium, and phosphate ions. One thing you have to remember is ECF का जो main component है, that is sodium. This thing is going to be useful in your entire medical journey. Okay, so remember, the major ion in the ECF is sodium, and major ion in the ICF, that is intracellular fluid, is potassium. You remember this? It will be helpful in next chapters also. Also in your entire MBBS journey, it's gonna be helpful. Then the next topic basically is homeostasis. So इसे वॉल्टर कैनन ने टर्म किया है, नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट बस बताना था, बता दिया. Then what is homeostasis basically? Homeostasis literally means maintenance of nearly constant conditions in internal environment. तो internal environment में constant conditions को maintain करके रखना है homeostasis. Constant conditions यानी we have to note that कि temperature सही रहना. Okay, that means it shouldn't be more, it shouldn't be less, it should be optimum. Okay, and then pH सही रहना. Okay, and then what, so जो भी nutrients अभी हम बात कर रहे थे just 2 minutes ago, वो भी in proper amount रहना. So all these are very much important and इस सारी चीज़ों को constant maintain करना internal environment, that is ECF में, इसको हम बोलेंगे homeostasis. So what is homeostasis? It is maintenance of nearly constant conditions in internal environment. तो next is all organs, जितनी भी organs है, like be it stomach, intestine, liver, kidney, spleen और tissues. Okay, ये body के ये perform functions, ये functions perform करेंगे, of course अपने अपने functions perform करेंगे और ये help करेंगे to maintain this relatively constant conditions. Now for example, lungs क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ECF को. प्रोवाइड ऑक्सीजन दैट इज बीइंग यूज्ड अप बाय सेल्स. किडनीज क्या करेंगे? दे मेंटेन कांस्टेंट आयरन कंसंट्रेशंस. लाइक किडनीज क्या करेंगे? लाइक वॉट एवर आयरन दे थिंक दैट इट्स नीडेड, it will be reabsorbing it, and then with the thing that they think कि हाँ मुझे ये ज़रूरत नहीं है, so they will be removing it. Just like potassium ions, they are not so much important. Hydrogen ions उसको excrete कर देंगे, okay, secrete कर देंगे. But what about sodium ions? They are very important, so it will be reabsorbing the sodium ions. ठीक है. Then the next thing is GIT. GIT क्या करेगा? It provides us the nutrients. As we learned, for the cell to function properly, you need to give correct amount of nutrients like fatty acids हो गए, carbs हो गए, proteins हो गए in the ECF in proper concentrations. Sorry. So all these are like very much important to maintain constant conditions. So हर एक organ is contributing to maintain this constancy, that is homeostasis. Okay. Normal body functions needs integrated action of cells, tissues, organs, multiple nervous, hormonal and local control system, और ये सब कंट्रीब्यूट करेगा होम्योस्टासिस और गुड हेल्थ को. सो फॉर एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन करना है, सो यू शुड हैव इंटीग्रेशन
मतलब यू शुड लाइक ऑल द थिंग्स मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। लाइक जो कमांड मिल रहा है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ओके। एंड दे मस्ट फंक्शन इन एन ऑर्डर ताकि होम्योस्टैसिस मेंटेन हो सके और गुड हेल्थ मेंटेन रह सके। सो व्हाट इज़ अ डिसीज़? डिसीज़ एक वो स्टेट है जहाँ पर ये जो होम्योस्टैसिस है दैट विल बी डिस्टर्ब्ड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो जब डिसीज़ आएगा तो कई सारे कंपनसेशंस ऑपरेट होंगे और ये मेंटेन करेंगे वाइटल फंक्शंस को। और ये इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा पैथोफिजियोलॉजी। पैथो इज द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर सर्टेन लाइक डिफरेंट डिसीजेस और एनीथिंग, ठीक है। तो ये बताएगा कैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होंगे जब कोई डिसीज़ होगा या फिर कोई इंजरी होगा, हाउ दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर गेटिंग अल्टर्ड, ओके। कैसे उनमें कॉम्पनसेशंस हो रहे हैं, ठीक है। और कैसे वाइटल चीज़ें मेंटेन हो रही है। लाइक सपोज इवन इफ यू आर गेटिंग ए फीवर, everything is being maintained. Like our heart rate is being maintained, our blood pressure is getting maintained. So all these things are happening because of this compensatory mechanism. Then the next subtopic is ECF, transport and mixing system, the blood circulating system. So ECF क्या है? We already learned it's in constant motion, right? So यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोर्ट भी होगा चीज़ों का और मिक्सिंग भी होगा चीज़ों का। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ ECF जो है ये 2 स्टेजेस में है। पहला स्टेजेस मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, तो जब ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू तब भी लाइक ECF का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और दूसरा स्टेजेस जब मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हो रहा है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। 2 स्टेजेस है, ठीक है। एक तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड मूव कर रहा है तब, एंड दूसरा स्टेजेस जब फ्लूइड मूव कर रहा है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। सो ऑल ब्लड जो रहता है ना सर्कुलेशन का, वो सर्कुलेटरी सर्किट में ट्रैवल करेगा, राइट। जब हम रेस्ट करेंगे लाइक व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ये एक ब्लड जो है एक बार सर्कुलेटरी सर्किट के थ्रू मूव करेगा। जब पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क करता है तब the blood might move like maybe some 6 to 7 times in the circulatory circuit. So you can see the way how the homeostasis is being maintained. Like energy demands are being raised. So the blood का जो movement है through the circulatory circuit, that means circulatory circuit is something जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन दिखाया जाएगा, लाइक जो भी होता है ना, लाइक फ्रॉम द हार्ट टू दैट ऑफ लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट तक ब्लड आएगा वापस ऑक्सीजनेशन होकर, एंड देन वापस इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लिवर में पहुंचाया जाएगा, किडनीज में पहुंचाया जाएगा। दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, और इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सर्किट। तो जब बॉडी इज एट रेस्ट वंस होगा, एक बार ब्लड मूव करेगा इस सर्किट के थ्रू। बट जब पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा this thing will be happening for some 6 times ऐसे, ठीक है। So as blood passes through capillaries, continuous exchange of ECF occurs between plasma portion of blood and interstitial fluid that fills intercellular spaces. So जब blood पास करेगा कैपिलरीज के थ्रू, एक्सचेंज ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो है एक्सचेंज होता रहेगा। किन दोनों चीज़ों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है? बेसिकली वी नो ब्लड इज़ हैविंग प्लाज्मा, तो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका एंड देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों के बीच में ECF का एक्सचेंज होगा। क्लियर? देन कैपिलरीज आर permeable to most molecules that are present in plasma of blood, but इसका एक एक्सेप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन्स।
इसका टू रीजन्स है बेसिकली. फर्स्ट रीज़न इज़ दे आर टू लार्ज टू पास थ्रू द कैपिलरी. के जो पोर्स है वो बहुत छोटे हैं और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो बहुत बड़े हैं. एंड देन द दूसरा रीज़न विल बी कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, आई एम बेसिकली स्पीकिंग अबाउट द excretory system में, this will be having negatively charged and glycocalyx का लेयर जो कि सराउंड करेगा ब्लड कैपिलरीज को, दैट विल ऑल्सो बी नेगेटिव ओनली. ठीक है, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा एंड दे दैट कांट बी मूविंग इनटू प्रॉक्सिमल लाइक पीसीटी एंड डीसीटी में ऐसे नहीं मूव कर सकेगा बिकॉज इट विल बी रिपल्ड ऑब्वियसली. सो इसी वजह से क्या बोल सकते हैं, we can say large amount of fluids and its dissolved constituents diffuse between blood and tissue spaces, where diffusion caused by kinetic motion of molecules in both plasma and interstitial fluid. So ये क्या बता रहा है कि तो ऊपर जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि सो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि देयर इज एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली ब्लड और टिश्यू स्पेस के बीच चीज़ों का. ठीक है, फ्लूइड और उसका कंस्टिट्यूएंट्स का. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज वाया डिफ्यूजन. और ये डिफ्यूजन में जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ ड्यू टू काइनेटिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट है प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. नाउ ECF जो है everywhere in the body, both that of plasma and that of interstitial fluid जो है वो continuously mix होते रह रहे हैं. So there is the maintenance of homogeneity, that means both are like similar, okay, similar in their constituents, okay, and everything. ठीक है, so there is homogeneity through of ECF throughout the body. So throughout the body ECF will be having same concentration, okay, same constituents also basically. Now how next subtopic is regulation of body functions. तो like हम ये ऑर्गन्स के बारे में बेसिक लाइक सारे सिस्टम्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. लाइक अभी हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में. why we study, because all the systems are basically helping to maintain homeostasis, constancy of internal environment. तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड फंक्शंस ये बेसिकली टू सिस्टम्स करते हैं. दिस आर अगेन वी आर लर्निंग इट फ्रॉम 11th and 12th standard. It is one is nervous system and the second is hormonal system which is helping in regulation of body functions. So दोनों के बारे में बात करेंगे इन डिटेल. सबसे पहले नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम के 3 मेजर पार्ट्स है. सबसे पहले इट इज़ हैविंग अ सेंसरी इनपुट पोर्शन, ओके, इसे इंटीग्रेटिव पोर्शन भी बोलेंगे. एंड देन द सेकेंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन थर्ड इज motor output system. So how will you remembering it? Now suppose इसको अच्छे से याद करने के लिए you can take the example of a mosquito that is biting your hand, okay. So when it bites your hand the pain receptors will be getting activated. ये एक तरीके का sensory input है. This pain receptors will carry the impulses to our brain, that is central nervous system. From the central nervous system you will be getting certain signals again which will be going to the muscles and you will take your hand and hit the mosquito. So this thing that happened is more due to motor output system. So remember there are 3 major parts in nervous system: sensory input system, central nervous system, motor output system. So what comes under sensory input system? Skin आ जाएगा, स्किन में जितने भी रिसेप्टर्स है वो सब आ जाएंगे. देन आइज एंड ईयर्स ये सब सेंसरी ऑर्गन्स आ जाएंगे इन सेंसरी इनपुट पोर्शन. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन मोटर आउटपुट सिस्टम it carries desires, like if you want to hit a mosquito
obviously your muscles, so like that. Then next important segment जो है nervous system का, that is autonomic system. Autonomic system is automatic, ठीक है, you don't have to consciously think about it. It will be operating at subconscious level और ये कंट्रोल करेगा many functions of internal organs को. You don't have to voluntarily say your stomach कि भाई मैंने तुमको खाना भेजा है, तुम digestion start करो. You don't have to do anything like that. Your stomach know the function. When the stomach arrives in my stomach, then I have to do only one function, that is mixing the food, churning it and all things. So it's all at subconscious level, right? So autonomic system is very much important. इसका एक एग्जाम्पल जो है टेक्स्ट बुक में गिवन है, दैट इज पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट, मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी, सेक्रीशंस बाय many body glands, ये सब ऑटोनॉमिक है. You don't have to voluntarily send any signal to do that thing. और ये जो नर्वस सिस्टम है ये रेगुलेट करेगा मस्कुलर और सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ बॉडी की, ठीक है. देन हार्मोनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे. सो लाइक देयर आर 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके. और कई सारे ऑर्गन्स भी होंगे और टिश्यूज़ भी होंगे जो कि सेक्रीट करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स. सो ये जो हार्मोन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू दैट ऑफ ECF और ये रेगुलेट करेंगे सेल के फंक्शंस को, ठीक है. रिमेंबर, hormones are being transported through the ECF and they are regulating the cellular functions. Now example is thyroid hormone. ये obviously thyroid gland secrete करेगा. ये क्या करेगा, ये का सेट करेगा टेम्पो ऑफ बॉडीली एक्टिविटीज़ को. इंक्रीज रेट ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शंस का जो रेट रहेगा उसे इंक्रीज करेगा. और इंसुलिन क्या करेगा, इट विल बी कंट्रोलिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, ठीक है. और एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स व्हाट डज दे डू, ये कंट्रोल करेंगे सोडियम पोटेशियम आयंस को और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को. इफ यू रिमेंबर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डू द फंक्शन, ओके. और पैराथायरॉयड हार्मोन्स ये बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड से आएंगे एंड दे विल बी रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन इन द बोन्स, ओके. और ये जो हार्मोन्स है ये मेनली मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करेंगी, वेयर एज द नर्वस सिस्टम दैट वाज रेगुलेटिंग द मस्कुलर एंड सेक्रेटरी एक्टिविटीज बॉडी के, ठीक है. सो दिस वाज द थिंग अबाउट हाउ द बॉडी फंक्शंस आर बीइंग रेगुलेटेड. देन द नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू यू डू प्रोटेक्शन. बॉडी प्रोटेक्शन में कौन से सिस्टम्स आएंगे. सो लाइक 2 सिस्टम्स आर वर्किंग फॉर दिस, इम्यून सिस्टम एंड इंटीग्रेटरी सिस्टम. इनका भी एम वही है, होम्योस्टैसिस को लाना है. सो फर्स्ट इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे. इम्यून सिस्टम में WBCs होंगे और टिश्यू सेल्स भी होंगे जो कि डिराइव्ड होंगे फ्रॉम दैट ऑफ WBCs. थाइमस भी होगा, लिम्फ नोड्स भी होंगे, लिम्फ वेसल्स भी होंगे. ये इन सब का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गया और फंगी हो गया. सो इम्यून सिस्टम बेसिकली ये एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेगा बॉडी को जिससे बॉडी जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा खुद के सेल्स को और फॉरेन सेल्स को. लाइक आवर बॉडी कैन ईजीली डिटेक्ट द सेल्स ऑफ my own self and other cells. Like if some bacteria का sporocytes है, the immediate reaction would be fever. Like without it, if मेरे ही cells है, so there is no fever. So my body is being able to distinguish between the sporocytes of mosquito and my own cells. So it is providing the mechanism for distinguishing own cells from the foreign cells. एंड इट इज़ डिस्ट्रॉय करेगा इन्वेडर. जैसे अगर स्पोरोसाइट मेरे बॉडी में एंटर कर रहा है, सो माई बॉडी विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू डिस्ट्रॉय दैट स्पोरोसाइट. या लाइक डिस्ट्रॉय कर सकता है लाइक बाय 3 मैकेनिज्म से. बेसिकली फैगोसाइटोसिस कर सकता है, दैट मीन्स निगल दो उस इन्वेडर को. देन दूसरा इज कुछ
सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करो, और ये लिम्फोसाइट्स जाकर उसे मार देंगे, उस इन्वेडर को मार देंगे। या फिर कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन प्रोड्यूस कर दो जैसे एंटीबॉडीज, जो कि उस चीज़ को, उस इन्वेडर को मार देंगे, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग वॉज अबाउट इम्यून सिस्टम। देन द नेक्स्ट थिंग इज integumentary system. So when I speak about integumentary system, you will be getting skin and its various appendages. Like, what are the various appendages of skin? Hairs, nails, glands, or कई सारी other structures. So what they do, they cover, cushion, and protect deeper tissues and organs of body, and generally provide boundary between body internal environment and outside world. So basically they are providing a barrier between इंटरनल की चीज़ों के बीच और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच, ठीक है, एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है. सो स्किन इज़ बेसिकली वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन and excretion of waste. So, like, for the temperature regulation, you know very well, what does you do? Like, when it's too hot, what do the skin do? It sweats more. It's homeostatic mechanism just say cooling will be maintained in the body. And excretion of waste, like in the form of sweat, like when there are so much of salts, like maybe the water and salts might be getting excreted, something like that. Then provide sensory interface between body and external environment. So ये ना, like skin एक ऐसी चीज़ है, like if I am touching, like skin is a sensory or sensory input provide कर रहा है, as we have already learned it. So it's providing a sensory interface between body और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक सेंसरी इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है. और स्किन जो है, इट्स लाइक 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट. ओके, सो इसी वजह से इसको शायद वी कॉल इट लाइक largest organ, maybe, I'm not sure, largest or something heaviest you can call it. After this the liver comes. First is skin and then you go to the liver, ठीक है. Then what is then एक और चीज़ is like one more thing that helps in maintaining homeostasis is reproduction. So reproduction को हमेशा से ही हम homeostatic function नहीं मानते. It's very rarely या फिर sometimes considered as homeostatic function, ठीक है. Help in maintaining homeostasis by generating new beings to so like ये homeostasis maintain करने में help करेगा. Like suppose my body had too much of hemolysis, that means so much of my RBCs have been broken down. तो ये रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, thus RBCs will be regenerate होते जाएंगे, right? So this is some way like very much important to maintain the homeostasis. मेरे blood count को normal लाएगा, it prevents anemia. So see how useful this is, it is preventing anemia and bringing homeostasis, ठीक है. All structures in body organized in such a way that they help to maintain automaticity and continuity of life. तो जितने भी स्ट्रक्चर्स है बॉडी के, वो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि ऑटोमेटिकली लाइफ इज बीइंग कंटिन्यूसली मेंटेन्ड, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज control systems of the body. So this is sometimes in the universities asked as either a short note or very short note. Okay, so you just remember this thing, like how it happens, and it's very easy also. So human body के पास ना, like there are like thousands of control systems. Most control systems जो है वो genetic level पे operate करेंगे सारे cells में, और कंट्रोल करेंगे इंट्रासेलुलर फंक्शंस को और एक्स्ट्रासेलुलर फंक्शंस को. नाउ like we'll be learning certain things, how the control system is working, various type of control systems. Okay,
many other so we learned like most of the operating system control systems were जेनेटिक जेनेटिक को छोड़कर नेक्स्ट लेवल पर है, तो नेक्स्ट लेवल पर जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स ये ऑर्गन्स के अंदर ही प्रेजेंट है एंड दे गेट स्टार्ट भी होते हैं ऑर्गन्स के अंदर ही। और जो बचे हुए कुछ कंट्रोल सिस्टम्स हैं ये ऑपरेट थ्रू एंटायर बॉडी में और कंट्रोल करेंगे इंटर रिलेशंस बिटवीन ऑर्गन्स। ओके, एग्जाम्पल लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये रेगुलेट करेंगे CO2 concentration in ECF. We already learned this in standard levels in 12th, how the medulla oblongata and all these things are helping us to maintain CO2 का concentration, right? Like when CO2 is more, you have to like do more pulmonary ventilation, just say most of the carbon dioxide will be exhaled and you can inhale the oxygen, ठीक है। Now the next example is liver और pancreas, ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। सो लिवर क्या करेगा, बेसिकली ग्लाइकोजन बनाकर ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा। वेराज पैनक्रियास क्या करेगा, पैनक्रियास what it will be doing, it will be producing insulin which will be allowing the cells to absorb the glucose, जिसकी वजह से ECF में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा और ECF में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा and the cells will be using that glucose. Then kidneys, what do kidneys do, they regulate concentration of many ions like H plus हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया और कई सारे ions ECF में, ठीक है। Now look at this table, so like it shows us important constituents of ECF और इन constituents को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज इट्स ऑल्सो बीइंग will be useful in all the things, especially in the biochemistry. So now itself you remember it. What is it? Oxygen का usual normal range is like 35 to 45 mmHg. Okay, carbon dioxide का it's basically venous, it is also 35 to 45 mmHg. Sodium ion का it is like 138 to 146 millimole per mg. Potassium ion का it is 3.8 to 5.8 millimole per liter, ठीक है। Then calcium ion का it is 1 to 1.4 millimoles per liter. Chloride ion का it's 103 to 112 millimoles per liter. Bicarbonate ion का it's 24 to 32 millimoles per liter. Glucose का 75 to 95 milligrams per deciliter. And body temperature it's 98 to 98.8 degrees Fahrenheit या फिर 37 degrees Celsius. Acid base should be maintained in the range of 7.3 to 7.5. So these things become very much important. Okay, and all these things must be maintained. और इसी चीज़ों को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना है बोलेंगे होमियोस्टैसिस। ओके, नाउ values out of these ranges are often caused by illness या फिर injury या फिर major environmental challenges. So ये सारी values कब change होगी, जब किसी बंदे को illness होगी, किसी प्रकार की injury होगी या फिर कोई major environment में challenges देखने को मिलेंगी. So what like let's see the things like how it is impacting various things, how they impact. सबसे पहला थिंग इज लाइक टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ ओनली 11 डिग्रीज फॉरेनहीट, जिसे हम 7 डिग्री सेल्सियस भी बोलेंगे, अबव नॉर्मल कैन लीड टू vicious cycles of increasing cellular metabolism that destroy cells. So what will happen when that does temperature rise, बहुत ज़्यादा सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और ये चीज़ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज पीएच।
नॉर्मल पीएच इज 7.4 और lethal values जो है they are just like 0.5 on either side of this. Okay, so it's very important कि pH भी normally maintain रहे. Then next is potassium ion concentration. So जब भी पोटेशियम आयन का कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा 1/3 ऑफ नॉर्मल, पर्सन विल बी पैरालाइज्ड. क्यों? बिकॉज नर्व्स जो है वो अनेबल होंगे टू कैरी सिग्नल्स नहीं कैरी कर पाएंगे, बिकॉज वी विल बी लर्निंग इन द फर्दर चैप्टर्स how potassium and sodium ions play very much important role in signal conduction. So if 1/3 concentration decrease हो रहा है normal person में, he will be paralyzed for sure. और जब concentration increase हो जाएगा potassium का like 2 या फिर more times, तो normal heart muscles जो है वो बहुत ज़्यादा depress हो जाएंगे. ठीक है, their function will be decreased basically. ठीक है. देन कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन. सो जब लाइक कैल्शियम जो है वो बिलो हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा ना, सो पर्सन को ना टेटानिक वाले कंट्रैक्शंस दिखेंगे. ओके, मसल्स के थ्रू आउट द बॉडी, बिकॉज देयर इज कॉन्स्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन पेरिफेरल नर्व्स. और जब ग्लूकोज का कंसनट्रेशन फॉल कर जाएगा बिलो 1/2 ऑफ नॉर्मल पर्सन, उसको मेंटल इरिटेबिलिटी होगा और कभी कभी कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं. सो व्हाट यू आर सीइंग, देयरफॉर वन मस्ट अप्रिशिएट वास्ट नंबर ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स दैट कीप body operating in health. In absence of any of these control systems, serious body malfunction or death can occur. So you can just appreciate the thing, like how well your body is managing all these things. Okay, how well the control systems are, they help you to maintain all these things. Okay, अगर एक भी कंट्रोल सिस्टम एब्सेंट होगा तो बहुत ज़्यादा मैल फंक्शन होगा. दैट मीन्स लाइक अजीब से फंक्शंस हो जाएंगे and it can ultimately lead up to death. So just be thankful to your control systems, like how they are regulating the things in your body, right? Then next subtopic is characteristics of control system. So basically इस topic में हम बात करेंगे like what are different types of control system, इसके examples, and these are only asked as SAQs basically in the university exams. So basically general physiology उतना ज़्यादा important नहीं है for the university exams, but still if the examiner want, he can like, especially in the Telangana KNRH university, so there is the weightage of like 6 to 9 marks. Okay, 1 SAQ and 3 marks का भी SAQ आ सकता है. ठीक है, and if you want he can ask 1 or 2 MCQs or 1 MCQ, so 10 marks का सोच के चलो. And don't just neglect this chapter, read it. Okay, so yeah, subtopic is negative feedback nature of most of the control systems. So most of the control systems जो है they are negative feedback nature के. ठीक है, so what is its definition? So whenever they ask in university also go in the same sequence, right? First of all, definition. If some factor becomes excessive, कोई factor excessive हो जाएगा या फिर deficient हो जाएगा, तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा नेगेटिव फीडबैक को, जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस होंगे जो कि उस फैक्टर को सर्टेन मीन वैल्यू पर लाकर छोड़ेगा और ये हेल्प करेगा टू मेंटेन होमियोस्टेसिस. नाउ राइट दिस थिंग एंड राइट इट इन द ब्रैकेट कि द थिंग इज ये कंट्रोल सिस्टम इज अपोजिंग द चेंज. ओके, now then you write the examples. When there is very much high concentration of CO2 in the ACF, increase in pulmonary ventilation, that means you will be taking so many inspiration expiration करोगे बहुत ज़्यादा, ऑटोमेटिकली चलेगा ये. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन है CO2 का इन योर ACF, तो यू विल डू मोर पल्मनरी वेंटिलेशन, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपायर करेंगे ग्रेटर अमाउंट ऑफ CO2 को बॉडी से. और ये क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा
ECF में CO2 का कंसंट्रेशन. और ये you are seeing initial stimulus was what? Increased carbon dioxide. What was the final thing that you bought? Result what you bought? Decreased carbon dioxide. So this is basically negative to the initiating stimulus. Okay, the second example is high arterial pressure. So there are series of reactions which will be acting and they will be trying to lower the arterial pressure. ठीक है. Then the next thing is इसी negative feedback में you get gain of control system. So it is important. If you write this will give a positive impact to the examiner that you know the subject and he may give you more marks. Okay. So what is the gain of control system? It is basically degree of effectiveness with which control system maintains constant conditions. ये बताएगा कि अपना कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव है. ओके. कि होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके. ओके. नाउ द थिंग इज लाइक लेट्स सी दिस थिंग. एक एग्जांपल के थ्रू देखते कि हाउ विल बी नो कि एक कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है, बाय द गेन ऑफ द सिस्टम. ओके. उस कंट्रोल सिस्टम के गेन से यू विल बी नोइंग. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है जिसके बैरो रिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा है. सो बेसिकली ये बंदा जो है अपना आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. और इसी बंदे में हम क्या करते हैं, जाकर विल बी इंजेक्टिंग इन दिस पर्सन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ओके. विल बी ट्रांसफ्यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ठीक है. तो इस बंदे का आर्टीरियल प्रेशर जो है ये राइज करेगा. नॉर्मली इट वॉज 100 mmHg, but due to the transfusion of blood and not functioning of baroreceptors, the arterial pressure raised till 175 mmHg. And then let's consider another person B. So इसने क्या, इसके baroreceptor system function कर रहा है और इस बंदे में भी we will be transfusing large amount of blood. ठीक है. और इसका because arterial pressure system is working, so जो pressure है it will be increasing only till 25 mmHg, like from the 100 mmHg से 125 mmHg और let's assume. ठीक है. So from above two cases, correction caused by feedback control system is, so कितना correction cause कर रहा है. एक बंदे में correction, A वाले बंदे में control system नहीं काम कर रहा है, B वाले बंदे में काम कर रहा है. So I could say that when my control system was being functioned, it was not 175, it was 125. So what is like minus 50? Like when we do 175 minus 50, then we get 125. So my control system has did minus 50 mmHg का वर्क किया उसने, जिसकी वजह से my arterial pressure became 125 mmHg. So these remains an increase in pressure of. So क्या बता, इसका मतलब क्या है. So even though when my control system is present, my pressure will be increased by plus 125 mmHg. इस चीज़ को बोलेंगे error. और जो minus 50 था that is the correction which my control system is doing. So what is the gain? Gain is basically correction but a error. ठीक है. So what is the gain? Correction. What is my correction from the above example? It's minus 50 and the error is plus 25. So basically minus 2 is the gain for baroreceptor system. Okay. Now gain of system controlling internal, ऐसे gain calculate किया साइंटिस्ट लोगों ने. एंड जब उन्होंने इंटरनल बॉडी एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला गेन कंट्रोल सिस्टम का गेन कैलकुलेट किया, उन्हें पता चला कि इट इज़ -33. तो हम क्या बोल सकते हैं इस चीज़ के बेसिस पर, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है देन दैट ऑफ बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. देन पॉजिटिव देन दूसरा सब टॉपिक इज पॉजिटिव फीडबैक कैन समटाइम्स कॉज विशियस साइकिल्स एंड डेथ. सो अभी हम बात की है नेगेटिव फीडबैक का. सो अभी बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक का. पॉजिटिव फीडबैक
leads to instability rather than stability, and in some cases causes death. So most control systems in body are negative feedback. So already हम बोले कि most of the body में control systems are of negative, right? Negative feedback. क्यों? क्योंकि positive feedback can often lead to instability rather stability, और ये क्या बोलते हैं, डेथ कॉज करा सकता है, ठीक है. Example is heart of healthy human pumps about 5 liters of blood per minute. एक healthy human का हार्ट जो है वो 5 liters of blood पर पंप कर रहा है. अगर एक पर्सन ने सडनली ड्यू टू सम एक्सीडेंट या फिर ट्रॉमा या फिर whatever, he bled basically 2 liters of blood. So amount of blood इतना लो हो गया कि हार्ट को अभी ब्लड पंप करने के लाइक ब्लड नॉट अवेलेबल फॉर हार्ट टू पंप इफेक्टिवली, जो है वो काफ़ी नहीं है ब्लड हार्ट को पंप करने के लिए, ठीक है. जिसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर जो है वो गिर जाएगा, ठीक है. फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल थ्रू कोरोनरी वेसल्स डिमिनिशेस, तो हार्ट खुद इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है. सो विल द हार्ट बी एबल टू सप्लाई टू इट्स ओन थिंग ब्लड? नो. कोरोनरी वेसल्स में भी ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट वीकन हो जाएगा. हार्ट वीकन हो गया और फर्दर बहुत कम पंपिंग होगी, जिसकी वजह से हार्ट जो है और ज़्यादा वीक होता जाएगा, और ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जाएगा, और आर्टीरियल प्रेशर जो है वो गिरता जाएगा, एंड अल्टीमेटली द पर्सन विल लीड टू डेथ. नाउ यू आर सीइंग दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल. हाउ? Because the thing is continuously being falling only. Arterial pressure गिरता जा रहा है. If it's negative feedback, what will happen? Arterial pressure rather falling, it would have increased. But this positive feedback की वजह से arterial pressure kept on falling, जिसकी वजह से vicious cycle हुआ, and the person often landed in death, ठीक है. So what is the definition of positive feedback? It is initiating stimulus causes more of same is called positive feedback. It's better known as vicious cycle, ठीक है. नोट क्या है इसका? Mild degree of positive feedback can be overcome by negative feedback mechanisms and vicious cycles fail to develop. So जब mild degree जो होता है ना positive feedback का, इसे negative feedback जो है वो और like it can defeat it, और vicious cycle तब डेवलप नहीं होता. लाइक ऊपर ही वाले केस में अगर आप सोचो कि बंदे का जो है 2 लीटर्स ब्लड की जगह 1 लीटर ब्लड अगर लॉस्ट हुआ, तो what will happen? Negative feedback control system will be dominating the positive feedback control system. इस वजह से पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो डिफीट हो जाएगा और नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम होगा, और ये नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम ये कंट्रोल करेगा कार्डियक आउटपुट को और आर्टीरियल प्रेशर को, जिसकी वजह से रिकवरी हो जाएगी बंदे की, ठीक है. सो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल कभी कभी यूज़फुल भी हो सकता है. लाइक कुछ गिने चुने एग्जांपल्स हैं. यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके. फर्स्ट थिंग इज़ ब्लड क्लॉटिंग. सो अभी सपोज कोई ब्लड वेसल रप्चर हुआ है, तो कई सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स. जैसा कैस्केड ऑफ एंजाइम्स, राइट. सो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्लॉट बनेगा. सो इस मल्टीपल एंजाइम्स में कुछ एंजाइम्स जो है वो एक्ट करेंगे दूसरे इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स पर, और ये और भी ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग कराएगा, और ये तब तक होएगा जब तक जो होल है वेसल का वो प्लग हो जाएगा, और ब्लीडिंग जो है नहीं होगा तब तक दिस मैकेनिज्म विल बी गोइंग ऑन. सो दिस अ पॉजिटिव स्टिमुलस कि हाँ और क्लॉटिंग करो काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. सो इट्स यूजफुल हियर. blood loss can be prevented by this mechanism, okay. But meanwhile the thing is unwanted clots can also be formed, और यही इनिशिएट करेगा कई सारे हार्ट अटैक्स को. So you just think कि हाँ, like yeah, this is also the thing, okay.
देन पॉजिटिव फीडबैक ड्यूरिंग पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज बेसिकली जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है, ठीक है. व्हाट विल हैपन, यूट्रस विल बी कंट्रैक्टिंग, ठीक है. जिसकी वजह से सर्विक्स विल बी स्ट्रेचिंग और द स्ट्रेच ऑफ सर्विक्स विल कॉज फर्दर मोर स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस. और ये कंट्रैक्शंस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ये कंट्रैक्शंस पावरफुल एनफ नहीं होंगे और बेबी जो है बॉर्न नहीं हो जाता. तब तक these contractions will be getting stronger and stronger. This is a positive feedback, right? This is also a good example of positive feedback and it is useful here. Then the next is generation of nerve impulses. So what happens when nerve impulses are being generated? Sodium channels open, sodium ions enter, and the potential will be changed. That means अंदर पहले negative होता है because of some negatively charged proteins that will be present, but due to the change of this entry of sodium ions, internal will be getting positive thing, potential change हो गया. तो और भी ज़्यादा सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो और भी ज़्यादा सोडियम आयंस इंटर होंगे और चैनल्स ओपन होते जाएंगे और आयंस होते जाएंगे. ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक एक पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल विल नॉट बी जनरेटेड, ठीक है. दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल, ठीक है. नाउ पॉजिटिव फीडबैक जो है ये पार्ट है ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस का. जैसे क्लॉटिंग. क्लॉटिंग क्यों हो रहा है? ताकि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रखें, ठीक है. इट्स प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस सम वे. व्हाट इट इज़ डूइंग, ब्लड लॉस हो रहा है और उसे प्रिवेंट कर रहा है. सो इट्स नेगेटिव. तो बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक जो है पार्ट है नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस का, ठीक है. मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, इसे एडेप्टिव कंट्रोल बोलेंगे. सम मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी जो है वो रैपिडली होते हैं जिसकी वजह से देयर इज़ नो टाइम फॉर सिग्नल्स कि वो पेरीफेरी से ब्रेन तक जाए और फिर ब्रेन से पेरीफेरी ऑर्गन्स तक आए. इट्स नॉट पॉसिबल. सो ब्रेन जो है एक प्रिंसिपल को यूज़ करेगा. इसे हम क्या बोलेंगे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बोलेंगे. ये क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली सिग्नल्स जो होते हैं वो पेरीफेरी से ब्रेन को अराइव करेंगे और ये सिग्नल्स जो है ये बताएगा कि हाँ ये मूवमेंट करेक्ट परफॉर्म हो रहा है या इनकरेक्ट परफॉर्म हो रहा है. इफ़ द मूवमेंट इज़ परफॉर्म करेक्टली देन द ब्रेन इज़ लाइक ओके भाई चलो कंटिन्यू. बट इफ़ द मूवमेंट इज़ परफॉर्म इनकरेक्टली तो क्या करेगा, ब्रेन विल बी डूइंग करेक्टिंग दिस फीड फॉरवर्ड सिग्नल्स को करेक्ट करेगा. जब तक करेक्ट करेगा तब तक ये जो बंदा जो है वो मूवमेंट करेक्टली नहीं परफॉर्म करेगा तब तक करेक्ट करेगा, ठीक है. और इसे बोलेंगे अडेप्टिव कंट्रोल. और ये इन ए सेंस इट्स अ डिलेड नेगेटिव फीडबैक है बिकॉज द थिंग इज बीइंग गेटिंग करेक्टेड बट आफ्टर द सिग्नल्स जाएंगे तभी जाकर करेक्ट हो रहा है ना. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो रहा है करेक्शन में या एट द एंड करेक्शन तो हो ही रहा है चीज़ का, ठीक है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. सो लाइक सिंस वी हैव लर्न द चैप्टर, ये कुछ टर्म्स है ग्लॉसरी में गिवन था इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, like what is homeostasis, negative feedback and positive feedback. If you have been liking this video, do comment these things. Do let me know what are these things. छोटे से ही से try to explain it. And yeah, if you like the video, don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thank you. Stay tuned.